ओम नमस्ते जी, सबको नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। निन्यानवे की कक्षा होगी, कक्षा संख्या 99, दूसरा अध्याय प्रथम आहनिक, 9वां सूत्र चल रहा है। प्रमाणों की परीक्षा हो रही है। प्रमाण यदि पहले से सिद्ध है तो समस्या पैदा करता है व्यक्ति। यदि प्रमाणों को बाद में सिद्ध मानता है तो समस्या उत्पन्न करता है। और प्रमाणों को और प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानते हैं तो भी समस्या उत्पन्न करता है। प्रतिवादी का कहना है प्रमाणों को पहले सिद्ध मानेंगे तो बिना प्रमेयों के प्रमाण कैसे सिद्ध होंगे। प्रमेयों के बिना प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकते और आपने पहले प्रमाणों को मान करके फिर प्रमेयों को सिद्ध कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और यदि प्रमाणों को बाद में मानोगे, अर्थात प्रमाणों की सिद्धि बाद में होगी ऐसा मानोगे, तो प्रमेयों की सिद्धि मान लिया आपने, अर्थात प्रमेयों को मान लिया है, प्रमेय सिद्ध है ये मान लिया है, तो बाद में प्रमाणों की सिद्धि करोगे तो बिना प्रमाणों के प्रमेयों की सिद्धि कैसे होगी, ये एक समस्या उनके सामने आती है। अब दोनों ही स्थितियां सिद्ध नहीं हो पा रही है, तो अगर आप ये कहो कि प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ सिद्ध होंगे तो एक साथ सिद्ध नहीं हो सकते, ये नियम विरुद्ध है और संभव भी नहीं है, ये उनका कहना है। तो इस पर आपने विचार किया होगा। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें समझ में किसी को नहीं आई है वो प्रश्न कर सकते, ताकि फिर उन प्रश्नों का समाधान करके हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको समझ में आ गई बातें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी को स्पष्ट है जी पीछे का? तो 9वां सूत्र ये कहता है पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् प्रत्यक्षोत्पत्ति। पहले प्रमाणों को सिद्ध मानने पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष किससे होता है जी? पीछे प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा हुई है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये कहा था। तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष की सिद्धि हो रही है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रमाणों को पहले आपने माना है। और जब प्रमाणों को पहले मानोगे तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे सिद्ध होगा? ये जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान हो रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये हमें ज्ञान कराता है ना, प्रमिति कराता है। प्रत्यक्ष से प्रमिति होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ये हेतु है, कारण है, किसका? उपलब्धि का।
प्रमिति का, ज्ञान का। ये शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? प्रमिति, प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय। प्रमाता को प्रमिति होती है प्रमेय के होने पर। प्रमाता को प्रमिति होती है प्रमेय के होने पर। ये शब्द समझ में आ रहा है? बुद्धि में बैठ रहे हैं ये? प्रमाता जीवात्मा है, प्रमाता जीवात्मा है, प्रमिति ज्ञान है, बोध है, उपलब्धि है। प्रमाता को प्रमिति होती है प्रमेय के होने पर। हाँ जी, प्रमेय समझ में आ रहे हैं ना? प्रमेय वस्तु, पदार्थ, चीज। प्रमेय होगी, वस्तु होगी, चीज होगी, तब उसको देखने पर प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्यक्ष तभी होगा ना जब प्रमेय को देखोगे आप। तो प्रमेय को देखने पर प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कराने वाला प्रमाण है। प्रमिति, ज्ञान तो प्रमिति हो गई। तो अब बिना प्रमेय के प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा आपको? प्रमाण को आपने पहले से सिद्ध मान लिया बिना प्रमेय के। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। यही कहना चाहता है इस सूत्र में, 9वें सूत्र में, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम। भाष्य को देखिएगा, गंधादि विषयों का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। और विषय क्या है जी? ये प्रमेय है। गंधादि जो विषय है ये क्या है? ये प्रमेय है। और इसका जो ज्ञान हो रहा है वही तो प्रत्यक्ष है। तद यदि पूर्वम, यदि वो प्रत्यक्ष पहले से मानते हो, अर्थात उस प्रत्यक्ष प्रमाण को पहले मानते हो आप, पश्चात गंधादि नाम सिद्धि, इसका मतलब ये होगा बाद में गंधादि विषयों की सिद्धि मानोगे आप। अर्थात पहले प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानोगे, बाद में गंधादि विषयों को मानोगे, अर्थात गंधादि जो प्रमेय है उसको बाद में मानोगे। न इदम गंधादि सन्निकर्षात उत्पद्यते इति, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है गंधादि पदार्थों के सन्निकर्ष के बिना नहीं हो सकता आपको। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है ये गंधादि विषयों के सन्निकर्ष के बिना कैसे होगा? अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान जो है बिना विषय के सन्निकर्ष के कैसे हो पाएगा? और आपने विषय को माना नहीं है, क्योंकि विषय तो बाद में आएगा। पहले से प्रमाण को मान लिया आपने। और प्रमाण का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष क्या होता है? विषय को देखोगे तो प्रत्यक्ष होगा ना। ये बात कही जा रही। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मैं बोलते जा रहा हूं। हाँ जी मधु जी, पकड़ में आया प्रश्न? नहीं आया? अच्छा, अब ये बताइए, वैसे हाथ खड़ा करिए कि किन किन को नहीं आया समझ में, वो हाथ खड़ा करिए। जैसे मैंने हाथ खड़ा किया ना ऐसे, हाँ मेरे को दिखाई देगा। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी जी, अब देखिएगा आपको क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिएगा। आपको ये कहना चाह रहे हैं प्रमाण किसको कहते? प्रमाण। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। कुक होता है ना, कुक, पाचक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पाचक, कुक, भोजन बनाने वाला। तो पाचक का मतलब है पाचयति इति पाचक, जो पकाता है उसको पाचक कहते हैं। ये जो संज्ञा हमने नाम रखा उसको, ये पाचक है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो पका रहा है क्या? भोजन बना रहा है क्या? भोजन बनाने के कारण से उसको पाचक कहते हैं। लेकिन भोजन नहीं बना रहा है तो भी पाचक बोलते हैं।
बात समझ में आ गया? भोजन बना चुका है फिर भी अभी पाचक बोलते हैं, भोजन बनाएगा तो भी पाचक बोलते हैं उसको, और भोजन बना रहा है वर्तमान में तो भी उसको पाचक कहते हैं। तो ये जो संज्ञा, ये जो नाम रखा जाता है किसी का, तो ये तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ है, व्यवहार में तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को बुद्धि से निकाल दिया उसने। ये जो व्यवहार हम करते हैं ना, व्यवहार में जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये पहले से भी ना होने पर भी उनका प्रयोग करते हैं। मतलब उस वस्तु के ना होने पर भी पहले से उसका व्यवहार कर सकते, यदि है तो भी उसका व्यवहार करते हैं, बीत गया तो भी उसका व्यवहार करते हैं, होगा तो भी व्यवहार करते हैं। व्यवहार में तो ये सब चलता है। इन बातों को बुद्धि से निकाल दिया, इन सब को नज़रअंदाज कर दिया है। अब वो केवल शब्दों को पकड़ करके समस्या पैदा कर रहा है। प्रमाण प्रमेय, प्रमाण को आप क्या मानते हो? अपनी बुद्धि से वो कहना चाहता है आपने मान लिया पहले से प्रमाण होते हैं इसलिए आप खंडन कर रहे हो, बात वो नहीं चल रही है। ये तो बस उसको खंडन करना है। आप क्या मानते हो? यदि प्रमाणों को पहले से मानते हो तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे मान रहे हो? यदि प्रमाणों को बाद में मानते हो तो बिना प्रमेय के प्रमाण, बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे मान लिया आपने? और दोनों को एक साथ मानते हो तो एक साथ तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि बारी बारी से ज्ञान होता है। एक साथ मानने का मतलब है दोनों ज्ञान, प्रमाण का और प्रमेय का एक साथ ज्ञान हो रहा है, तभी तो दोनों को मानेंगे ना हम लोग साथ में। तो एक साथ तो ज्ञान हो नहीं सकता, तो एक साथ भी वो नहीं रह सकते। पहले रहेगा तो ये समस्या, बाद में रहेगा तो ये समस्या, ऐसा कह करके उसने खंडन कर दिया है। तो वो खंडन यहाँ बताया जा रहा है। यदि प्रमाण को आप पहले मानते हो तो प्रमाण को, प्रमाण क्यों मानते हैं? पहले प्रमाण का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कई बार जब शब्द बुद्धि में बैठते नहीं है इसलिए प्रश्न समझ में नहीं आता। प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं? अगर मधु जी से ही मैं पूछूं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रमाण को प्रमाण किसको कहते हैं? आपने प्रारंभ में पढ़ के आया ना, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। जिससे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है, जिससे, उसको प्रमाण कहते हैं। आंख से जाना जाता है, ठीक है ना, आंख से जाना जाता है, तो आंख क्या हो गया? प्रमाण। अब प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण हो गया। तो ये जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष को पहले से मानोगे आप। प्रत्यक्ष पहले से है। पहले से का मतलब कैसे होगा जी? पहले से हो नहीं सकता, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्यों नहीं हो सकता, इस बात को समझ लो। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब मैं आपको देखा, आपका ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्ष माना गया। मैं अपनी आंखों से आपको देख रहा हूँ सबको, तो ये प्रत्यक्ष है, ठीक है। और आप है ही नहीं मेरे सामने। अब ये प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कैसे होगा? प्रत्यक्ष तो उसको कहते हैं ना जो प्रमेय को जनाने वाला है, और प्रमेय तो है ही नहीं, पहले से प्रमाण बता रहे हो आप। प्रत्यक्ष पहले से है, प्रत्यक्ष पहले से है, बिना प्रमेय के कैसे रहेगा प्रत्यक्ष पहले से? प्रमेय के आधार पर ही तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं ना। अब पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? प्रमेय के आधार पर ही तो उसको प्रत्यक्ष कहोगे। प्रत्यक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष वृत्ति। जब किसी प्रमेय को देखोगे इंद्रियां सन्निकर्ष से, अर्थात नेत्रेंद्रिय का संपर्क प्रमेय के साथ होगा, तब वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। प्रत्यक्ष कब कहला रहा है? प्रमेय के कारण से कहला रहा है, नहीं तो प्रत्यक्ष कहाँ हुआ? और आपने प्रत्यक्ष को पहले से मान लिया, तो प्रमेय के बिना प्रत्यक्ष कैसे मानोगे आप? ये उसका प्रश्न है। हाँ जी रेणु जी, पकड़ में आ रहा है अब?
यही प्रश्न है यहाँ पर। बिना प्रमेय के प्रत्यक्ष को पहले से कैसे मान सकते, ये प्रश्न है उसका। अब पकड़ में आ गए सबको? अब अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि हाँ हो गया है, समझ में आ गया। जिनको पहले से समझ में आ गया मैं उनको नहीं कहूँगा। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा सूत्र है 10वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 68। पृष्ठ संख्या 68 है और सूत्र संख्या 10 है। अब ये उसका बिल्कुल उल्टा है ये। स्वामी जी, हाँ जी, तो ये निदम गंधादि सन्निकट वाली लाइन देखता है। कौन सा? आखिरी लाइन 9वें सूत्र की। हाँ जी, न गंधादि सन्निकर्षात् उत्पद्यते न इदम। इदम का मतलब इदम प्रत्यक्षम। ये जो प्रत्यक्ष होता है ये गंधादि के सन्निकर्ष के बिना नहीं हो सकता। अर्थात गंधादि का मतलब है, गंधादि कौन है? प्रमेय। गंधादि जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों के साथ सन्निकर्ष हुए बिना ये प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। और आप प्रत्यक्ष को पहले से मान रहे हो तो बिना प्रमेय के प्रत्यक्ष कैसे, ये इसका प्रश्न है। अब बिल्कुल उससे उल्टा कर दीजिए इसको। पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। पश्चात सिद्धौ न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि। उससे उल्टा ये है, प्रमाण को पहले से मानेंगे तो समस्या उत्पन्न किया था। प्रमाण पहले से नहीं हो सकते, बिना प्रमेय के प्रमाण नहीं हो सकते ये बोला। तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा? अच्छा जी, प्रमाण को हम बाद में मानते, पहले प्रमेय को मान लेते, यही माना होगा ना। अच्छा जी, प्रमाण पहले से नहीं हो सकता बिना प्रमेय के, ऐसा उसने बोला। तो अब आप क्या कहोगे? आपके सामने विकल्प यही होगा, अच्छा जी फिर ठीक है हम प्रमाण को बाद में मानते हैं। अगर प्रमाण को बाद में मानने का मतलब है प्रमेय को पहले मान लिया आपने, यही होगा ना। प्रमाण को बाद में मानने का मतलब है पहले प्रमेय को मानोगे आप, यही माना जाएगा ना। तो वो कहते हैं पश्चात सिद्धो, बाद में प्रमाण को सिद्ध मानोगे, अर्थात बाद में प्रमाणों को मानोगे तो भी समस्या पैदा कर रहा है वो। क्या? प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि, प्रमाणों से प्रमेय की सिद्धि होती है। और बिना प्रमेय के प्रमाण को कैसे, बिना प्रमाण के प्रमेय को कैसे पहले मान सकते आप? प्रमेय उसी को कहते हैं ना जो प्रमाणों से जाना जाता है। प्रमेय किसको कहते हैं जी? प्रमेय की परिभाषा यही है, जो प्रमाणों से जाना जाता है। अब बिना प्रमाण के प्रमेय को प्रमेय नहीं कह सकते। प्रमेय का मतलब है जो प्रमाणों से जाना जाने योग्य, प्रमाणों से जाने जाने योग्य को प्रमेय कहते हैं। अर्थात प्रमाण प्रमेय को जनाता है, प्रमाण ही प्रमेय को प्रमेय के रूप में प्रस्तुत करता है, ऐसे कह सकते हैं आप। प्रमाण से ही प्रमेय प्रकट होता है। तो कहता है प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि, प्रमाणों से ही तो प्रमेय की सिद्धि होती है। और प्रमाणों के बिना प्रमेय को पहले कैसे मान सकते हो, ये कहना है उसका। तो प्रमाणों को भी अगर बाद में मानोगे तो भी प्रमाण बाद में सिद्ध नहीं हो पाएंगे। बिना प्रमाणों के प्रमेय को पहले से नहीं मान सकते, ऐसा उसका कहना है। तो दोनों पक्षों से वो नकार रहा है, यानी दोनों पक्षों से समस्या पैदा कर रहा है प्रमाणों के प्रति। इसलिए आपके प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकते, प्रमाणों को बाद में भी नहीं मान सकते। क्यों मान नहीं सकते? क्योंकि प्रमाणों को बाद में मानते हैं, इसका मतलब है प्रमेय पहले से सिद्ध है, ऐसा माना जाएगा। और जो प्रमेय पहले से सिद्ध है तो कैसे सिद्ध हो सकते हैं बिना प्रमाणों के? प्रमाणों के बिना प्रमेय को प्रमेय नहीं कह सकते आप, ये इसका अभिप्राय है। असति प्रमाणे, असति प्रमाणे, प्रमाण के ना होने पर, केन प्रमीयमानो अर्थः प्रमेय स्यात्। असति प्रमाणे, प्रमाण तो है ही नहीं, किसके द्वारा
जाना जाता हुआ ये जो अर्थ है प्रमेय स्यात्, प्रमेय कहलाएगा। प्रमाण तो है ही नहीं आपके सामने, असति प्रमाण है। प्रमाण के न होने पर केना, किसके द्वारा, प्रमीयमान अर्थात जाना जाता हुआ ये वस्तु, अर्थ, पदार्थ प्रमेय कहलाएगा। कौन निर्धारण कर रहा है? केन का मतलब है कौन निर्धारण कर रहा है ये प्रमेय है, ऐसा कौन बता रहा है कि इसको प्रमेय कहते हैं। क्योंकि प्रमेय को बताने वाला प्रमाण है और प्रमाण को आपने माना नहीं है पहले से। तो असति प्रमाण है, प्रमाण के बिना किससे इसको प्रमेय सिद्ध कर रहे हो आप? अर्थात ये प्रमेय है कैसे बता सकते हो बिना प्रमाण के? इसलिए कह रहे हैं केन प्रमीयमान अर्थ, किससे जाना जाता हुआ वो अर्थ प्रमेय स्यात्, प्रमेय कहलाएगा। क्योंकि नियम ये है प्रमाणेन खलु प्रमीयमानो अर्थ प्रमेयम इति एतसिद्ध्यति। क्योंकि प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता हुआ वो पदार्थ प्रमेय कहलाता है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी? अब तो समझ में आना चाहिए। एक समझ में आए तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो किसी को पकड़ में नहीं आए तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। स्वामी जी, प्रमेय माने क्या है? प्रमेय मानो अर्थ। प्रमेय मतलब जाना जाता हुआ पदार्थ। प्रमेय माना का मतलब जाना जाता हुआ, मतलब जो प्रमेय, जिसको हमने प्रमेय बोला है तो वो प्रमेय कोई जनाता है ना, उसको प्रमेय के रूप में बताने वाला। मतलब कौन बता रहा है कि ये प्रमेय है? तो इसलिए कहा केन प्रमीयमानः, किससे किससे जानता हुआ उस वस्तु को, या केन किसके द्वारा जाना जाता हुआ वो वस्तु, पदार्थ प्रमेय कहलाएगा। मतलब कौन उसको जना रहा है ये प्रमेय है, ऐसा कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, मतलब कौन बताएगा? प्रमाण को तो आपने पहले से माना नहीं है, अब ये प्रमेय है, इसको कौन बताएगा? कौन जना रहा है ये प्रमेय है? जनाने वाला तो है ही नहीं है पहले से, वो बाद में आएगा जनाने वाला। और बिना जनाने वाले के इसको प्रमेय कौन बताएगा? एक एक करके प्रमाण बाद में भी सिद्ध नहीं हो सकता। पहले सिद्ध नहीं हो सकता, खंडन कर दिया। बाद में मानेंगे तो बाद में भी सिद्ध नहीं हो सकता, ये खंडन कर दिया। तो दोनों रीतियों को उसने खंडन कर दिया। प्रमाणों को पहले मानोगे तो भी नहीं मान सकते, बाद में मानोगे तो भी नहीं मान सकते। अब तीसरी बात आ रही है। अच्छा, पहले मानते तो आप आपत्ति खड़ा कर रहे हो, बाद में मानते तो भी आपत्ति खड़ा कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों के एक साथ मान लेते हैं जी, प्रमाण और प्रमेय को दोनों के एक साथ मान लेते हैं। तो एक साथ मानने पर भी उसको आपत्ति हो रही है। युगपत सिद्धौ प्रत्यर्थ नियतत्वात् क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धि नाम। अब इसका भी खंडन कर रहा है। युगपत सिद्धौ, एक साथ सिद्ध होने पर, एक साथ का मतलब है प्रमाण और प्रमेय एक साथ सिद्ध होने पर। एक साथ का मतलब दोनों एक ही समय, प्रमाण भी उसी समय, प्रमेय भी उसी समय। तो युगपत सिद्धो, प्रमाण प्रमेय दोनों को एक साथ सिद्ध मानने पर प्रत्यर्थ नियतत्वात्, प्रत्यर्थ का मतलब है प्रत्येक अर्थ के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां जो है निश्चित होती हैं। मतलब कोई भी इंद्री जो है एक ही वस्तु को जनाएगी, अर्थात नेत्रेंद्रिय रूप को जनाएगी। जब नेत्रेंद्रिय रूप को जनाएगी तो उसी वक्त श्रोत्रेंद्रिय शब्द को नहीं जनाएगी। जिस समय नेत्रेंद्रिय रूप को दिखा रही है
उसी समय उसी काल में श्रोत्रेंद्रिय शब्द को नहीं सुनाएगी या नहीं सुनेगी, ऐसा कह सकते हैं। एक समय एक इंद्रिय काम करती है, एक साथ दो इंद्रियां काम नहीं कर सकती है। ये पहले कह चुके हैं, पहले सिद्ध कर दिया है। एक समय एक, तो दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। इसका यह तो प्रत्यर्थ नियतत्वात् का मतलब है प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से। प्रत्यर्थ नियतत्वात् शब्द का अर्थ है प्रत्येक अर्थ के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से क्रम वृत्तित्व अभावः बुद्धिनाम। बुद्धिनाम का मतलब है ज्ञानानाम। ज्ञान जो है क्रम वृत्तित्व, क्रम से ग्रहण होने का अभाव होगा। बुद्धियों का नियम है क्रम से ग्रहण होते हैं। बुद्धियां का मतलब है ज्ञान, बुद्धि नाम ज्ञाना नाम। ये जो ज्ञान होते हैं ना, रूप रस गंध स्पर्श विषयों का जो ज्ञान है वो एक साथ नहीं होते हैं। ये बात पहले भी कह चुके हैं, वो सिद्ध कर चुके हैं। तो बुद्धि नाम ज्ञानों का क्रम से जो ग्रहण होने का भाव है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो अर्थ होगा बुद्धि नाम क्रम वृत्तित्व अभावः भवति, ऐसा आपको अध्ययन करना है। ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव होगा यदि प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानोगे। तो युगपत सिद्धो प्रमाण प्रमेय एक साथ सिद्ध मानने पर दोनों को प्रत्यर्थ नियतत्वात्, प्रत्येक अर्थ के लिए इंद्रियां निश्चित होने से बुद्धियों का ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव हो जाएगा। जो आपका नियम बना हुआ है कि ज्ञान क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, ये आपका सिद्धांत है और इस सिद्धांत को सभी मानते हैं। तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तो कहता है एक साथ प्रमाण प्रमेय को मानोगे तो एक साथ ज्ञान गृहीत नहीं होते हैं, और एक साथ ज्ञान गृहीत नहीं होते हैं इसका सिद्धांत आप स्थापित कर चुकेंगे। एक साथ ज्ञान नहीं होते हैं इस सिद्धांत को आपने पहले से स्थापित किया है। उस सिद्धांत का अभाव होगा, यानी वो सिद्धांत खंडित होगा, ये इसका अभिप्राय है। बुद्धि नाम क्रम वृत्तित्व अभावः। क्रम का मतलब क्रम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वृत्ति का मतलब ग्रहण, तो क्रम से ग्रहण होने का अभाव होगा। जो कि बुद्धियां क्रम से ग्रहण होती हैं ऐसा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का अभाव होगा, अर्थात वो सिद्धांत खंडित होगा। तो सूत्रार्थ एक वाक्य में ये होगा, प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानने पर प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव हो जाएगा। स्वामी जी इसको लिखवा दीजिए। लिख लीजिएगा। प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानने पर, शीघ्रता से लिखिएगा, प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानने पर प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से, प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव हो जाएगा। ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव हो जाएगा। स्वामी जी प्रत्येक वस्तु तक कर बैठी मैं। दोबारा बोलता हूँ, लिखने का थोड़ा गति बढ़ाइए। प्रमाण प्रमेय को एक साथ सिद्ध मानने पर प्रत्येक वस्तु के लिए इंद्रियां निश्चित होने से ज्ञानों का क्रम से ग्रहण होने का अभाव हो जाएगा।
हाँ जी, आगे बढ़ें, भाष्य को देखिएगा। यदि प्रमाणम प्रमेयम च युगपद भवतः, यदि प्रमाण और प्रमेय को एक साथ मानोगे, यदि प्रमाणम प्रमेयम च, युगपद का मतलब एक साथ, भवता का मतलब होते हैं, यदि प्रमाण प्रमेय एक साथ होते हैं, एवं अपि, संभूति का क्या अर्थ है? कौन संभूति है, कहाँ पर है संभूति? नीचे हिंदी में लिखा है कि यदि प्रमाण तथा प्रमेय की युगपत संभूति माने तो होना माने, संभूति मीन्स होना माने। कहाँ पर है जी, एक मिनट नीचे देखें। नीचे हिंदी में पहली लाइन में, यदि प्रमाण तथा प्रमेय की युगपत संभूति माने तो, हाँ, संभूति का मतलब संभव जी, हाँ जी। यदि प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ होते हैं, एवं अपि, तो भी, ऐसा मानने पर भी, गंधादिषु इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि प्रत्यर्थनीयतानि युगपत संभवन्ति इति। एवं अपि, ऐसा मानने पर, गंधादिषु इंद्रियार्थेषु, जो गंध आदि से, गंध के बाद रस, रस के बाद रूप, रूप के बाद स्पर्श, स्पर्श के बाद शब्द, तो गंधादि जो इंद्रियों के विषय है, इन विषयों में जो ज्ञान होते हैं वो प्रत्यर्थनीयतानि, प्रत्येक वस्तु के लिए वो नियत है, निश्चित है। अर्थात जब गंध को घ्राणेन्द्रिय पकड़ रही होती है, उसी वक्त रसना इंद्रिय रस को नहीं पकड़ेगी, उसी वक्त नेत्रेंद्रिय रूप को नहीं पकड़ेगी, उसी वक्त स्पर्शेंद्रिय स्पर्श को नहीं पकड़ेगी, उसी वक्त श्रोत्रेंद्रिय शब्द को नहीं पकड़ेगी। एक समय एक ज्ञान होता है, ये पहले बता चुके हैं, आपको याद आ रहा है? वो सूत्र भी बताएंगे, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो गंधादि जो इंद्रियों के अर्थ है, उनमें जो ज्ञान होते हैं, ये जो ज्ञान है प्रत्यर्थनीयतानि, ये निश्चित है, प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित है कि ये इंद्रिय इस विषय को ग्रहण करती है और वो क्रम से ग्रहण करती है, ये निश्चित है, ये नियत है, ये निर्धारित है। और उस निर्धारण को आप बांध रहे हो, युगपत संभवन्ति थी, फिर तो एक साथ हो जाएंगे। जो नियत है, जो पहले से निर्धारित है कि अमुक विषय अमुक इंद्रिय ग्रहण करती है और वो क्रम से ग्रहण करती है, ये नियत है, उसको आप युगपत संभवन्ति, एक साथ ग्रहण करती है, ऐसा बना रहे हो। इति ज्ञानानाम प्रत्यर्थनीयतत्वात्, ज्ञानों के प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित होने से जो क्रम से ग्रहण होने का जो नियम है, उसका अभाव हो जाएगा। आज ये बात पकड़ में आ रही है सबको? इसी को स्पष्ट और कर रहे हैं, या इमा बुद्धया क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते, उसी बात को खोल के बता रहे हैं। या इमा बुद्धया, ये जो बुद्धियां हैं, अर्थात ये जो ज्ञान है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द का ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है क्रमेण अर्थेषु वर्तन्ते, क्रम से अर्थों में वर्तमान होते हैं। अर्थात क्रम से वस्तुओं से संबंधित जो ज्ञान है वो क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। क्रमेण का मतलब है एक के बाद एक होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। तासाम क्रम वृत्तित्वम न संभवति, ऐसी स्थिति में उनमें क्रम से होने का जो स्वभाव है वो संभव नहीं हो पाएगा। और व्याघातश्च, और आपने जो नियम बनाया है उस नियम का भी व्याघात अर्थात विरोध आएगा। व्याघात का मतलब विरोध। आपने नियम बनाया था युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये पहले अध्याय के प्रथम आहनिक के 16वां सूत्र है। मन के लक्षण बताते हुए, मन की परिभाषा करते हुए ये बात कही थी
मन एक ऐसी चीज है जो एक साथ ज्ञानों को ग्रहण नहीं करता। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञानों को नहीं करता है, ये मन का लिंग है, मन का चिन्ह है। अर्थात मन एक साथ अनेक ज्ञान नहीं करता है। और आप एक साथ ज्ञान करवा रहे हो, ये संभव नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। इति, इस प्रकार से एतावाश्च प्रमाण प्रमेयो सद्भाव विषयः। तो वो प्रतिवादी कहता है, ये सब प्रतिवादी की ओर से प्रश्न चल रहे हैं जी अभी भी। एतावाश्च प्रमाण प्रमेयो, प्रमाण और प्रमेय इन दोनों के संदर्भ में सद्भाव विषया, इन प्रमाण और प्रमेयों के होने का जो विषय है वो विषय एतावान, इतना ही है। मतलब इस रूप में प्रमाण प्रमेय होते हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। अर्थात प्रमाणों को पहले मानो तो भी समस्या है, प्रमाणों को बाद में मानो तो भी समस्या है, प्रमाण प्रमेय को एक साथ मानोगे तो भी समस्या है। तो प्रमाण प्रमेय के संदर्भ में उनके होने में इतनी समस्याएं हैं। सच अनुपन्ना इति, और वो संभव नहीं है। मतलब प्रमाणों को पहले मानो तो संभव नहीं है, प्रमाणों को बाद में मानो तो संभव नहीं है, प्रमाण प्रमेय को एक साथ मानो भी तो संभव नहीं है। सच अनुपन्ना, वो संभव नहीं है। तस्मात् प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न संभवति। अब उपसंहार कर रहा है, अंतिम बात कह रहा है, इसलिए प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों की प्रमाणिकता संभव नहीं है। ऐसा कहकर के अपनी बात को वो प्रस्तुत करता है प्रतिवादी। हाँ जी, स्पष्ट हो गए। जब फिर भी किसी कोई थोड़ा बहुत रह गया हो तो बार बार समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो आ जाएगा। और मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, एकदम बुद्धि में बैठते नहीं हैं। बार बार उनको सुनेंगे, अपने आप बैठ जाते हैं। और उसके उदाहरण मैंने बहुत दे चुका हूँ। जैसे मोबाइल है, शुरू में मोबाइल जो है समझ में नहीं आता था, फिर आज थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया, इसका कैसे ऑपरेशन करना, इसको कैसे चलाना। अब धीरे धीरे आ गए ना आप लोगों को। तो ऐसे ही करते जाइए, पढ़ते जाइए, समझने का प्रयत्न करते जाइएगा। इसमें समय देने की बात होती है और एक रुचि उत्पन्न करनी होती है। रुचि, निष्ठा, श्रद्धा, आकर्षण पैदा करके उसको समझने की जो चेष्टा करता है उसको समझ में आ जाती है। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मानकर कि उस पर रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, आकर्षण नहीं, समझने की चेष्टा नहीं है, वो आज भी मोबाइल, कितने कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती है मोबाइल। ठीक है जी, आप कहते हैं तो बस ऑन करता हूँ मैं, और आप बताए, देखो जी यहाँ टच करो तो ऑन हो जाता है और यहाँ टच करो तो बंद होता है। वो उतने तक सीमित है, उसमें वो रुचि नहीं उत्पन्न करते हैं। उसको कैसे चलाएं, कैसे मैसेज करें, कैसे व्हाट्सएप करें, कैसे सोशल मीडिया को देखें, कैसे वो देखें, ये देखें, रुचि उत्पन्न नहीं करते। तो बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ आज भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे उंगलियों में आप गिन सकते हो। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करते करत अभ्यास हो आ गए उन लोगों को। ऐसे ही ये भी आ जाएगा। बार बार पढ़िएगा, बार बार, एक बार नहीं, जितने बार पढ़ने से आपको समझ में आया उतने बार पढ़िएगा। अस्य समाधि, अब इसका समाधान की ओर चल रहे हैं जी। अभी तक जो बोला है उसने प्रमाणों को लेकर के, उसका समाधान कर रहे हैं। समाधि का मतलब है समाधान। समाधि का मतलब ये नहीं समझना वो संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, योग वाली समाधि नहीं है। यह समाधि का मतलब है समाधान। अस्य समाधि, इसका समाधान किया जाता है। उपलब्धि हेतु हो उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्व अपर सहभाव अनियमात यथा दर्शनम विभाग वचनम। बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं उपलब्धि हेतु हो, उपलब्धि कहते हैं जी प्रमा को उपलब्धि कहते हैं। प्रमा का हो, उपलब्धि का हो, ज्ञान का हो, एक ही बात है।
उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, प्रमा। तो ये जो उपलब्धि का हेतु है वो कौन है जी? प्रमाण। उपलब्धि का हेतु कौन है, यानी ज्ञान का कारण कौन है? प्रमाण। प्रत्यक्ष जो प्रमिति है, प्रमा है, प्रत्यक्ष जो उपलब्धि है, उसका हेतु कौन है? प्रमाण है। तो उपलब्धि हेतु, उपलब्धि का हेतु या उपलब्धि का कारण वो प्रमाण है। और उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य, और उपलब्धि का जो विषय है, अर्थ है, उपलब्धि विषयस्य अर्थात अर्थस्य, उपलब्धि का जो विषय है वो कौन है? प्रमेय है। यानी प्रमा का विषय कौन है जी? प्रमा का विषय का मतलब है ये ज्ञान किससे संबंधित ज्ञान है? ये प्रमेय वो विषय है, पदार्थ। तो उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य, उपलब्धि विषय रूपी जो अर्थ है प्रमेय, उसका अर्थात प्रमाण और प्रमेय का पूर्व भाव, पश्चात भाव और सहभाव, यानी प्रमाण और प्रमेय पहले हो, बाद में हो या एक साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर आने का नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? पहले हो तो भी कोई समस्या नहीं है, बाद में आए हैं तो भी कोई समस्या नहीं, एक साथ रहे तो भी कोई समस्या नहीं। बिना मतलब ऐसे परेशान कर रहे हो अपने आप को। आप कहते हैं पूर्व अपर सहभाव अनियमात, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है। मतलब ये नियम हम नहीं कर सकते हैं प्रमाण हमेशा पूर्व होंगे या प्रमाण हमेशा बाद में होंगे, प्रमाण प्रमेय एक साथ ही होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते जी। यथा दर्शनम विभाग वचनम, जहाँ जैसा देखा जाए वैसा मान लो, क्या फर्क पड़ता है जी। यथा दर्शनम का मतलब है जहाँ जैसा आप देख लो वैसा आप वैसा ही समझ लेना, इससे कोई समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि लोक में ऐसा ही होता है। देखो वो उत्तर दे रहे हैं, क्वचित उपलब्धि हेतु पूर्वम पश्चात उपलब्धि विषय। क्वचित का मतलब है कहीं कहीं उपलब्धि का जो हेतु है अर्थात प्रमा का जो कारण है प्रमाण, वो पहले से ही रहता है, और पश्चात उपलब्धि विषय, और प्रमा का जो विषय प्रमेय वो बाद में होता है। यानी पहले प्रमाण होता है, बाद में प्रमेय होता है। कई जगहों पर ऐसा होता है। यथा उदाहरण दे रहा है वो, आदित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सरल। सूर्य का प्रकाश पहले से है जी। आदित्यस्य प्रकाशः, सूर्य का जो प्रकाश है ये पहले से है, और वो प्रकाश पहले से जो है वो क्या है? प्रमाण है। और उत्पन्न होने वाले जो भी है वो बाद में आ रहे हैं। हाँ जी, सूर्योदय हो गया जी, प्रकाश अर्थात सूर्योदय हो गया, प्रकाश पहले से विद्यमान है। सूर्योदय के बाद जब तक प्रकाश रहेगा उस प्रकाश में कितनी वस्तुएं पैदा हो रही जी? आप कल्पना कर लो। तो प्रकाश पहले से है ना, और बाद में जो भी उत्पन्न हो रहे हैं वो बाद में आ रहे हैं ना। कोई समस्या हो रही क्या हमको व्यवहार में? कोई समस्या नहीं हो रही है। तो प्रमाण पहले हो सकता है और प्रमेय बाद में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई जी व्यवहार आप लोगों को? अब दूसरी बात कह रहे हैं, क्वचित पूर्वम उपलब्धि विषया पश्चात उपलब्धि हेतु। और कहीं कहीं पूर्वम उपलब्धि विषय, उपलब्धि का विषय अर्थात प्रमेय पहले से होता है कहीं कहीं, और पश्चात उपलब्धि हेतु, और बाद में प्रमाण आता है। पहले प्रमेय होता है, बाद में प्रमाण होता है। ये दूसरी बात कही है। यथा जैसे अवस्थितानाम प्रदीपः, घर में सारी वस्तुएं पहले से विराजमान हैं, आप आकर के दीपक जलाते हो, लाइट जलाते हो, बाद में प्रकाश होता है और प्रमेय पहले से है वहाँ पर। कह रहे ना, अवस्थितानाम प्रदीपः
अवस्थितानाम, ये अवस्थितानाम प्रमेयों को लेके कहा, अवस्थितानाम पदार्थानाम प्रदीपः, जो पहले से अवस्थित, पहले से विद्यमान है पदार्थ और बाद में दीपक आया है। हाँ जी रेणु जी, क्या पूछना है? स्वामी जी, दोनों एक ही चीज हुई। सूर्य की भी आने से पहले से वर्तमान पदार्थ नजर आते हैं। नहीं देखिए, जब उदाहरण देते हैं ना उसी संदर्भ में आप देखिएगा, आप सबको ध्यान में रख करके बोल रहे हो। अभी आप जो बोल रहे हो ना, अभी जो बात कही है, आप उसी परिप्रेक्ष्य को नहीं देख रहे, सारी बातों को इकट्ठा करके देख रहे हो। आप उतना ही देखिएगा कि प्रकाश है अभी, और अब उस प्रकाश में उत्पन्न होने वाले पदार्थ है ना, उत्पन्न होने वाले पदार्थ और प्रकाश को ध्यान में रख करके देखिएगा। बाकी चीज़ों को क्यों देख रहे हैं आप फोकस किस पर करो? प्रकाश पहले से हैं, दीपक पहले से हैं, दीपक बना हुआ है, अब उस दीपक में पैदा हो रही हैं वस्तुएं, तो बाद में आ रही है ना वस्तुएं, प्रमेय बाद में आ रहे हैं ना, पहले से प्रमाण है। इतना परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, ये एक उदाहरण बनेगा। अब इसको दीपक वाला तो समझ में आ गया कि दीपक हमने जलाया तो वहां पर रखी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं। ये दूसरा उदाहरण है ना। पहला उदाहरण ये है, पहला भी यही हुआ कि सूर्य का प्रकाश आया, अंधेरे में जो जो नजर नहीं आ रहा था वो नहीं, नजरिया बदल दिया आपने। नजरिया, दृष्टि बदल रहे हो आप। दृष्टि मतलब बताने वाला क्या कहना चाहता है, बताने वाले के अनुसार आपको अर्थ लेना है ना। आप अपनी ओर से अर्थ ले रहे हो। आप जो है आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से देख रहे हो। आपका फोकस है पहले से जो चीजें रखी हुई है, अब प्रकाश आया है, इस रूप में आप देख रहे हो। उस रूप में मत देखिएगा, वो दूसरा उदाहरण बताएंगे उसका। मतलब हमारा जो बताने का उद्देश्य है, प्रकाश आ गया है, प्रकाश आने के बाद में, प्रकाश तो पहले से है, अब उस प्रकाश में अब नई घड़ा बन रहा है। प्रकाश है पहले से, आपने कपड़ा बना रहे हो, कपड़ा बन रहा है, घड़ा बन रहा है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। वो जो उत्पन्न हो रही है ना, उत्पन्न होने वाली वस्तुएं किस में उत्पन्न हो रही है? प्रकाश में हो रही है। ठीक है ना? तो प्रकाश पहले से है और चीजें उत्पन्न हो रही है, बस इतना ही हमको देखना है। तो प्रमाण पहले से ही, प्रमेय बाद में आ रहे हैं, इस रूप में देखना है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया है, चीजें उत्पन्न नहीं हो रही हैं, वो चीजें पहले से विराजमान है। मतलब घर के अंदर चीजें पहले से हैं, मतलब आप सब्जियां रखी हुई है, दाल आदि, जो भी ग्रोसरी, जो भी आप खाने पीने की चीजें है, बिस्तर है आदि, मतलब एक रूम में एक व्यक्ति के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए वो सब पहले से व्यवस्थित है। ठीक है ना? और आप कमरे में प्रवेश किया, आपने कोई वस्तु दिख नहीं रही है, सारी चीजें, तो आपने लाइट जला दिया। तो पहले से ही विद्यमान पदार्थों को आप प्रकाश बाद में लाए हैं, चीजें पहले से ही। ये दूसरा उदाहरण है। अब पकड़ में आ रहा है आपको? तो ये कह रहे हैं अवस्थितानाम पदार्थानाम प्रदीपः प्रकाशयति, पहले से विद्यमान वस्तुओं को बाद में आने वाला प्रदीप, जो दीपक है, वो प्रकाशित करता है। यानी प्रमेय को पहले दिखाया है और प्रकाश को बाद में दिखाया है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरी बात कह रहे हैं, क्वचित उपलब्धि हेतु उपलब्धि विशेषच सह भवतः, और कहीं कहीं उपलब्धि हेतु का मतलब है उपलब्धि का हेतु प्रमाण और उपलब्धि का जो विषय प्रमेय, ये दोनों एक साथ होते हैं। यानी प्रमाण और प्रमेय दोनों एक साथ होते हैं। यथा जैसे धूमेन अग्निग्रहणमिति, धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, दोनों एक साथ हो रहे होते, दोनों के एक साथ देख रहे हैं हम लोग। मतलब धुआं भी दिखाई दे रहा है और अग्नि भी दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, दोनों अलग अलग थोड़े हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। उपलब्धि हेतुश्च प्रमाणम
प्रमेयम तो उपलब्धि विषय। उपलब्धि हेतु किसको कहते हैं और उपलब्धि विषय किसको कहते हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर। प्रयोग करते हुए आ रहे हैं ना, उपलब्धि हेतु, उपलब्धि विषय, उपलब्धि हेतु, उपलब्धि विषय, ऐसा बोलते हुए आ रहे हैं ना। तो अब वो बता रहे हैं उपलब्धि हेतु का मतलब क्या है। तो उसका मतलब बता रहे हैं, उपलब्धि हेतु का मतलब प्रमाण है। प्रमाण को उपलब्धि हेतु कहते हैं, अर्थात उपलब्धि का कारण। उपलब्धि होती है प्रमा, ज्ञान, ज्ञान का जो कारण है वो प्रमाण होता है। और उपलब्धि विषय का मतलब है उपलब्धि जो प्रमा है, ज्ञान है, उसका जो विषय है वो प्रमेय है। तो प्रमेय को उपलब्धि विषय का मतलब प्रमेय है और उपलब्धि हेतु का मतलब प्रमाण है। तो उपलब्धि हेतु कहो या प्रमाण कहो एक ही बात है, प्रमेय कहो या उपलब्धि विषय कहो ये भी एक ही बात है। ये पकड़े में आ गए जी शब्द। एवं प्रमाण प्रमेयो पूर्व अपर सहभावे अनियते। इस प्रकार से प्रमाण और प्रमेय इन दोनों के विषय में पूर्व होना, बाद में होना, एक साथ होना, इसमें कोई नियम नहीं बांध सकते आप। पहले ही प्रमाण होते हैं, बाद में होते हैं या एक साथ होते हैं, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं बांध सकते। जैसे जैसा देखो वैसा वैसा मान लो। किसी जगह पर प्रमाण पहले होते हैं, बाद में प्रमेय आते हैं। किसी जगह प्रमेय पहले होते हैं, प्रमाण बाद में आते हैं। किसी जगह एक साथ दोनों होते हैं। जैसा देखोगे वैसा मान लेना, कोई समस्या नहीं आएगी। और व्यवहार उसी से होता है। तो उसी को कह रहे हैं, एवं प्रमाण प्रमेयो पूर्व अपर सहभावे अनियते। प्रमाण और प्रमेय ये दोनों पहले होना, बाद में होना, ये एक साथ होने में अनियते, नियम ना होने पर, यथा अर्थो दृश्यते, जैसा जैसा विषय अर्थ दिखाई देता है, तथा विभज्य वचनीय, वैसा वैसा उसका विभाग करके बता देना, समझा देना या समझ लेना, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तत्र एकांतेन प्रतिषेधानुपत्ति। ऐसी परिस्थिति में एकांत के माध्यम से, यानी एक पक्ष को आधार बना करके प्रतिषेध अनुपत्ति, खंडन करना आपका नहीं बनता। अर्थात प्रमाणों को पहले मानोगे तो समस्या आएगी, यानी सारे प्रमाणों को एक पक्ष में मान लिया, यानी सारे प्रमाण पहले होंगे तो समस्या होगी। एकांत है ना, एकांत का मतलब एक ही पक्ष को मान करके। या सारे प्रमाण बाद में होंगे तो भी समस्या आएगी, या दोनों को एक साथ मानोगे तो समस्या होगी। तो एक ही पक्ष को लेकर के आप जो खंडित कर रहे हो वो खंडन आपका नहीं बनेगा। जैसा जैसा देखो वैसा वैसा मान लो। कोई प्रमाण पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है, कोई एक साथ भी हो सकता है। ऐसा कह करके समाधान किया। अंत में कह रहे हैं, सामान्येन खलु अविभज्य प्रतिषेध उक्ता। सामान्येन खलु अविभज्य प्रतिषेधः उक्तः। जो सामान्य रूप से बिना विभाग किए जो प्रतिवादी के द्वारा प्रमाणों का जो खंडन किया गया था उसका समाधान हमने किया है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। जो प्रतिवादी ने बिना विभाग किए ही तीनों प्रमाणों की अप्रामाणिकता बताई ना, सामान्य रूप से अविभज्य, बिना विभाग किए, सामान्य रूप से एक साथ तीनों प्रमाणों का, यानी क्या कहते हैं, चारों प्रमाणों का उसने जो खंडन किया था उसका समाधान यहाँ हमने सामान्य रूप से दिया है। जो सामान्य रूप से चारों प्रमाणों का खंडन किया था प्रतिवादी ने, उनका समाधान भी हमने सामान्य रूप से यहाँ पर किया है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? अब शब्द को ध्यान में रख करके कथन किया जा रहा है। जो शब्दों का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंदर जो अर्थ निकलता है वो अर्थ जरूरी नहीं है उस समय हो तो ही उस शब्द का प्रयोग हो। भूतकाल के लिए भी उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी मैंने पाचकः,
पाचका का मतलब है पकाने वाला, तो अब पका नहीं रहा है तो भी पाचक कहते हैं हम लोग। और जो पका चुका है तो भी उसको पाचक कहते हैं, और जो पकाएगा तो भी पाचक कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है जी आप? कुक का मतलब है पाचक, जो भोजन बनाने वाला है। तो भोजन जब बना रहा है तभी उसको पाचक कहना चाहिए यथार्थ रूप में देखें तो, लेकिन भोजन बना चुका है तो भी उसको पाचक कह रहे हैं हम लोग। भोजन बना रहा है तब पाचक कहते हैं, और भोजन बनाए नहीं बनाएगा तो भी उसको पाचक कहते हैं। यानी जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, पाचक शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो है भोजन बनाना। पाचक शब्द का जो मीनिंग है ना भोजन बनाना, यानी भोजन बनाना, यही उस पाचक शब्द भोजन बनाने को ही तो कह रहा है, तभी तो उसको पाचक कह रहे हैं। उसकी उस शब्द की प्रवृत्ति क्या है? भोजन बनाने को कह रहा है। तो वो भोजन बनाना नहीं चल रहा है तो भी उसको भोजन बनाने वाले का प्रयोग होता है, अर्थात वो भोजन नहीं बना रहा है तो भी उसको पाचक कहते हैं हम लोग। अथवा बना चुका है अब बना नहीं रहा है, अब पाचक नहीं बोलना चाहिए उसको, फिर भी बोलते हैं हम लोग। और भविष्य में भोजन बनाएगा, अभी तो नहीं बना रहा है, तो जब बनाएगा तब बोलो ना, अभी से पाचक क्यों बोल रहे हो आप? तो भी बोलते हम लोग। तो कहते हैं समाख्या हेतु त्रैकाल्य योगा। समाख्या कहते हैं नाम को, संज्ञा को। तो समाख्या हेतु, संज्ञा का जो हेतु है, कारण है, मतलब जिस शब्द का जो मीनिंग है ना, उस मीनिंग का त्रैकाल्य योगा, तीनों कालों के साथ योग है। जैसे पाचक का एक शब्द है, उस पाचक का अर्थ है भोजन बनाने वाला, यानी भोजन बनाना। उस पाचक का शब्द का अर्थ है भोजन बनाना। तो जो भोजन बनाना जो हेतु है वो त्रैकाल्य योगा, तीनों कालों के साथ जुड़ा होने के कारण से। तथा भूता समाख्या, और उस समाख्या का, उस संज्ञा का उसी रूप में प्रयोग होता है, अर्थात तीनों कालों के साथ उस शब्द का प्रयोग होता है। ये बात पकड़ में आ रही है जी? समाख्या का मतलब है संज्ञा, नाम। संज्ञावाची शब्द को, नामवाची शब्द को समाख्या शब्द से भी बोलते हैं। और उस समाख्या का हेतु जो है, यानी वो संज्ञा, जिस हेतु से वो संज्ञा रखी गई है, वो जो हेतु है उस हेतु का तीनों कालों के साथ योग होता है, यानी भूतकाल के साथ, वर्तमान काल के साथ और भविष्यत काल के साथ। मतलब पाचक शब्द का जो अर्थ है ना, वो है हेतु यहाँ पर, यानी भोजन बनाना। यानी पाचक शब्द भोजन बनाने को कह रहा है। तो ये जो भोजन बनाना जो है, ये उसका संबंध तीनों कालों के साथ है, भूत के साथ भी है, वर्तमान के साथ भी है और भविष्यत काल के साथ भी है। वो भोजन बनाने वाला है ना, इसलिए उसके नाम में भोजन बनाने वाला, मतलब इसलिए तीनों का है। माता जी, भोजन बनाने वाला व्यक्ति है, लेकिन पाचक शब्द जो है भोजन बनाने को कहता है। भोजन बनाने वाला जो है वो व्यक्ति तो है, लेकिन उस भोजन बनाने वाले के अंदर किसको कह रहा है? भोजन बनाने की जो प्रवृत्ति है ना, उसको कह रहा है। भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति है, पाचक का मतलब तो करता है, वो भोजन बनाने वाला है, लेकिन उस भोजन बनाने वाले में किस भाव को कह रहा है? वो भोजन बनाने को कह रहा है ना, ये कहना चाह रहे। तो कहते हैं ये पुनरिदम, जो आपने ये बात कही थी। अच्छा, समय हो गया आपका, चलिए इस पर कल विचार करते हैं। समाख्या हेतु त्रैकाल्य योगा तथा भूता समाख्या। समाख्या का जो हेतु है, समाख्या जिस हेतु से नाम रखा गया है, जिस भोजन बनाने रूपी हेतु को ध्यान में रख करके उसका नाम पाचका रखा है, उस हेतु का तीनों कालों के साथ योग है, इसलिए उस नाम का प्रयोग तथा भूता,
उसी प्रकार से प्रयोग होता है, अर्थात तीनों कालों के साथ जुड़ करके उसका प्रयोग होता है, ये इसका अभिप्राय है। ऐसे सभी नामों का, पाचका कहो, लावका कहो, याजका कहो, यज्ञ कराने वाला, याजका, पाचका भोजन बनाने वाला, या लावका काटने वाला, जैसे वो खेतों में काटते हैं ना, गेहूँ काटना या धान काटना या बाजरा मक्का जो भी काटता है ना, तो जो फसल को काटने वाले को लावका कहते हैं। पाचका, लावका, पावका, याजका यज्ञ करने वाला। ऐसे तो इन जो शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है, और उन शब्दों का जो अर्थ होता है उस अर्थ का तीनों कालों के साथ योग होता है। वो अर्थ हो रहा है इसलिए उसको उस रूप में बोलते हो ऐसा नहीं है, हो गया हो तो भी बोला जाता है, होगा तो भी बोला जाता है, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए प्रमाण प्रत्यक्ष, ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष बिना प्रमेय के कैसे हो सकता है, ये बात दिमाग में रख करके बोला जा रहा है ना। हो सकता है मतलब हो चुका है उसके लिए भी प्रत्यक्ष, मतलब जो हो चुका है ना प्रत्यक्ष, तो भी वो प्रत्यक्ष था ना, वर्तमान में प्रत्यक्ष हो रहा तो भी प्रत्यक्ष, भविष्य में भी हो जाएगा तो भी प्रत्यक्ष। जैसे बनाने का संबंध तीनों कालों के साथ है, ऐसे प्रत्यक्ष का भी यानी प्रमाणों का संबंध भी तीनों कालों के साथ होगा, क्यों नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। मुख्य बात ये है, फिर और समझने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।